दोस्तों, एक बारात जाती है और बारात जाते ही दूल्हे का जो दोस्त होता है वो पूरे बारात में छा जाता है। दोस्तों, यूं कह लो, हर कोई उसी के दोस्त को अपनी आंखों में देखना चाह रहा था। हर कोई उससे प्यार करने लगता है। दोस्तों, दरअसल वो जो दूल्हे का दोस्त था वो यूं छा जाता है कि मानो उसके पास पैसों का कोई बड़ा सा पेड़ हो जो उसे हर समय पैसे दे रहा होता है। दोस्तों, बारात में पहुंचने के बाद वो पंडित को 10,000 रुपए दे देता है, नाऊ को भी 10,000 रुपए दे देता है और दुल्हन की जो भी सहेलियां थी, जो जयमाल स्टेज पर फूल लेकर के खड़ी थी, उन सब के ऊपर भी वो 10,000 रुपए लुटा देता है। और जो आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ पे 4-5 लड़कियां डांस कर रही थी, वहाँ पे पहुँचने के बाद भी वो उन लोगों के ऊपर भी ढेरों सारे पैसे उड़ा देता है और वहाँ से नीचे उतर जाता है। दोस्तों, यूं कह लो, वो पैसे इतने ज़्यादा उड़ा रहा था कि हर कोई बस उस दूल्हे के दोस्त के ऊपर ही निगाहें टिका करके रखा हुआ था। दोस्तों, बस कुछ ही ऐसे वो लोग थे जो बारात के मजे लेने आए थे, बारात में हवाबाजी करने आए थे, लेकिन बस दूल्हे के दोस्त के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी नहीं चलती है, जिस वजह से उनको खींच आ जाती है और उनको उस दूल्हे के दोस्त के ऊपर गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, बस वो बारीकी से दूल्हे के दोस्त के ऊपर नजरें जमाए रखे थे और तभी दूल्हे के दोस्त ने एक छोटी सी गलती कर देता है, जिस गलती की सजा उसे आगे चल करके 1 से 2 घंटे के भीतर कुछ ऐसे चुकाना पड़ता है कि पूरे के पूरे लोग अपने दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं और सबके जो निगाहों में वो छाया हुआ था, सबके निगाहों से वो उतर जाता है। दोस्तों, आखिर क्या होता है और आखिर क्या करते हैं वो गांव के जो 2-3 लड़के थे दूल्हे के दोस्त के ऊपर, जिन्होंने नजरें जमाई हुई थी, आगे कहानी में आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला, मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के कन्नौज जिले की। दोस्तों, यूपी के कन्नौज जिले में एक लड़का जिसका नाम ब्रिजेश होता है, उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से बारात निकल जाती है और जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो लोग कहते हैं कि बारात निकलने से पहले जो गांव का चौरा होता है, जो गांव की देवी होती हैं, उनकी पहले परिक्रमा की जाती है, उनका पूजन अर्चन किया जाता है, उसके बाद बारात निकलती है। तो दोस्तों, होता कुछ ऐसा ही है। ब्रिजेश की जो बारात होती है वो गांव के जो देवी का जो चौरा था वहां पे पहुंच जाते हैं और उसकी परिक्रमा चालू हो जाती है। दोस्तों, उसकी परिक्रमा हो रही थी, तभी जो दूल्हे का दोस्त था जिसका नाम विजय होता है, वो अपनी फॉर्च्यूनर कार के साथ आता है और अपने दोस्त से हाथ मिलाता है और उसकी कुशल मंदी जानता है और उसके बाद वहीं पर अपनी जेब से एक 100-100 रुपए की गड्डी निकालता है और उड़ा देता है। दोस्तों, वो 100-100 रुपए की जो गड्डी होती है पूरे 10,000 रुपए होते हैं और वो 10,000 रुपए की जो गड्डी होती है उसी चौरा माई के ऊपर लुटा देता है। आसपास के जितने भी बच्चे, जितने भी जवान, जो भी वहां पर था, जब 100-100 रुपए उड़ता देखता है तो हर कोई उस पैसे को लूटने के लिए होड़ लगा लेता है। दोस्तों, कई सारे लोगों को चोट आ जाती है, कई सारे लोगों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, कई सारे बच्चे पैसे छीना झपटी में कुछ नोटें फट भी जाती हैं, लेकिन वो तो उसकी खुशी थी, उसने 10,000 रुपए उसी जगह पर लुटा देता है। दोस्तों, बारात आगे बढ़ती है। बारात जैसे ही उसके ससुराल पहुंचती है तो ससुराल में जो द्वार पूजा का कार्यक्रम होता है, जहां पे वो पहला जो कार्यक्रम होता है शादी का, वो संपन्न होता है। दोस्तों, जैसे ही शादी संपन्न होती है, द्वार पूजा का कार्यक्रम होता है, तो पंडित कहता है कि देखो भाई, मेरा जो दान दक्षिणा है वो मुझे दे दिया जाए। दोस्तों, उससे पूछा जाता है कि आपका
कितना हुआ? तो वो कहता है मुझे 1151 रुपये चाहिए, यानी कि मुझे पूरे 1150 रुपये चाहिए। ये मेरा दक्षिणा होता है। दोस्तों, जो विजय था वहीं पास में खड़ा था, वो अपनी जेब में हाथ डालता है और तुरंत 100 रुपए की एक गड्डी निकालता है। पूरे 10,000 रुपए पंडित जी के हाथों में रख देता है और कहता है कि पंडित जी, मेरे दोस्त को दुआ देना, मेरे दोस्तों को आशीर्वाद देना कि इसकी जो जिंदगी है, इसकी जो शादीशुदा जिंदगी है, वो अच्छे से बीते। आपको दक्षिणा में कभी कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, पंडित जी जब 10,000 रुपए पाते हैं तो उसके दोस्त के जो चेहरे हैं उसको देखने लगते हैं और वो थोड़ी देर के लिए खुद ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो 1150 रुपये मांगा था, लेकिन यहाँ पे तो मुझे पूरे 10,000 रुपये मिल गए। दोस्तों, फिर क्या जो नाऊ ठाकुर थे उन्होंने भी कहा कि यार लगे हाथ मैं भी मांग लेता हूँ, क्या पता मुझे भी अच्छे पैसे मिल जाए। तो वो भी कहते हैं कि देखो, मुझे भी मेरा जो बनता है वो मुझे दे करके छुट्टी कर दो, क्योंकि मुझे भी आगे ढेर सारे काम देखने हैं। तो दोस्तों, वो जो उसका दोस्त था वो कहता है कि आप भी बता दो आपका कितना हुआ। तो कहते हैं कि देखो, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इतना कहूँगा कि जितना पंडित जी का बनता है उतना ही मेरा भी बनता है। तो यूं कह लो, वो भी ना मांगते हुए भी पंडित जी के बराबर जो रकम है वो मांग लेता है और तुरंत जो विजय होता है वो तनिक भी सिकन उसके चेहरे पर नहीं आती है और अपनी जेब में हाथ डालता है और एक 10,000 रुपए की फिर से नोट, जो 100 रुपए की गड्डी होती है, वो नाऊ को भी दे देता है। दोस्तों, नाऊ भी खुश, पंडित भी खुश, लेकिन जो आसपास के लोग थे, जो ब्रिजेश के रिश्तेदार थे, जो विजय के साथ में बारात में आए थे, वो सब उन पंडित और नाऊ से बहस कर लेते हैं। कहते हैं कि आपका इतना तो नहीं बनता है, आपका तो 100-200 रुपए ही बनता है, बहुत करो 1,000 रुपए ले लो, लेकिन आप लोग तो पूरे 10-10 हज़ार रुपए ले लिए। तो वो जो विजय था वो कहता है कि चलो कोई नहीं, मैंने दे दिया है तो अब ये पैसा इन्हीं का हुआ, बस आगे ये लोग कार्यक्रम को बढ़ाते चलें। दोस्तों, फिर उसके बाद होता क्या है कि वहां से सारे लोग उठते हैं और तुरंत जयमाल स्टेज पर चले जाते हैं। दोस्तों, जयमाल स्टेज पर भी सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए फूल लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो विजय भी वहीं जाता है और उन लड़कियों से फूल लेता है और बदले में उनको भी ढेर सारे पैसे दे देता है। यूं कह लो, 2-3 लड़कियां फूल लेकर के खड़ी थी, तो उन सब के बीच में भी वो एक 10,000 रुपए की गड्डी दे देता है और कहता है कि आप लोग काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हो और काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हो, तो ये पैसा मेरी तरफ से आप लोगों को नेक के रूप में है, आपस में बांट लीजिएगा। तो वो लोग भी बड़ी खुश हो जाती हैं और बस विजय को ही देखने लगती हैं। दोस्तों, यूं कह लो, पूरे बारात में जो हवाबाजी थी वो सिर्फ और सिर्फ विजय की चल रही थी और बाकी सारे लोगों की जो हवाबाजी थी वो बिल्कुल बंद पड़ गई थी। दोस्तों, इसी चीज को देख करके जो जहां पे बारात गई हुई थी, घराती की तरफ से 2-3 लड़के आए थे जो सुबह से ही अपनी हवाबाजी दिखा रहे थे, लेकिन जब से बारात आई थी और जब से विजय आया था, उनकी हवाबाजी और उनकी सीटी पटाखी गुम हो गई थी, जिस वजह से वो विजय को विलन के रूप में देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी निगाह में पूरे फिल्म का जो विलन है वो विजय ही है। तो दोस्तों, वो विजय को उसकी हर एक हरकतों पर नजर रख रहे थे, उसकी हर एक हरकत पर वो अपना पूरा ध्यान दे रहे थे कि कहीं से कोई कमी अगर नजर आ जाए तो इस लड़के को यहां से भगा दिया जाए, यूं कह लो इस लड़के को इसकी हवाबाजी बंद कर दी जाए। लेकिन विजय कहीं पे भी कोई गलती ही नहीं कर रहा था कि उसकी हवाबाजी बंद करने का कोई मौका मिल जाए। दोस्तों, फिर क्या, वो जयमाल स्टेज पर जाता है, उधर उनको पैसे देता है, उधर दूल्हे और दुल्हन को भी एक गड्डी निकालता है 100-100 रुपए की और वहां पर भी लुटा देता है। वो जयमाल स्टेज से नीचे उतरता है और जैसे ही वो नीचे उतरता है तो कहा जाता है कि बस अब जयमाल का जो कार्यक्रम है अब यहीं पे बंद कर दिया जाए, क्योंकि और भी आगे काम बाकी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी रात ये कार्यक्रम बंद ही नहीं हो पाएगा और यूं ही चलता रहेगा तो शादी कब होगी। दोस्तों, इतना कहते ही
तो पता चलता है कि एक महिला है जो स्टेज पर आना चाहती है, लेकिन कई सारे लोग उसे रोक रहे हैं और कई सारी महिलाएं उसे मना कर रही हैं कि नहीं, वहां तुम कहां जा सकती हो, तुम्हारे लिए ये तो नहीं है, तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकती। लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो भी जाकर के दूल्हे और दुल्हन को अपना आशीर्वाद दे दे, लेकिन उसको वहां पे जाने ही नहीं दिया जा रहा था। तो विजय को जब ये पता चलता है तो विजय पहुंचता है और कहता है कि आखिर क्यों इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, आखिर इन्हें क्यों मना किया जा रहा है। तो लोग कहते हैं कि देखो, ये एक विधवा है, इसके पति का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो ये नहीं जा सकती, क्योंकि एक विधवा को वहां पे जाना एलाउ नहीं है, वो नियम के खिलाफ है। तो विजय कहता है यार कुछ नहीं होता है नियम वगैरह, अगर इनकी इच्छा है तो कितनी भोली हैं, कितनी सुंदर हैं। मुझे तो लगता है कि पूरे बारात में सबसे सुंदर यही दिखाई दे रही हैं और इन्हें ही मना किया जा रहा है। नहीं, मैं तो कहता हूं कि इन्हें मौका दिया जाए और ये भी स्टेज पर जाएं। दोस्तों, विजय जब बोलता है तो विजय ही पूरे बारात में छाया हुआ था, कोई मना भी नहीं कर पाता है और बस विजय के कहने से उस विधवा महिला को भी मौका मिल जाता है और वो भी जयमाल स्टेज पर पहुंच जाती है और अपने हाथों में फूल लेती है और वहां पर जाकर के उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, विजय देखता है कि वो अकेली है, तो थोड़ी सी वो अपने आप को अच्छा से महसूस नहीं कर पा रही थी। तो विजय उठता है और स्टेज पर चढ़ जाता है और जा करके कहता है कि देखो, मैं भी इनका साथ देने के लिए आ गया हूं, तो आप लोग कुछ ऐसा वैसा मत सोचिएगा। तो सारे लोग हंसने लगते हैं और विजय कहता है कैमरामैन से कि देखो भाई, फोटो भी अच्छे से ही लेना, क्योंकि हम दोनों की फोटो आनी ही चाहिए। और कैमरामैन भी हंसने लगता है और उन दोनों की फोटो भी लेता है और विधवा महिला को भी एक पल के लिए अपने पति की याद आ जाती है, मानो उनका पति उसके साथ खड़ा हुआ है और आशीर्वाद दे रहा है। दोस्तों, बस तुरंत ही वो महिला उतरती है और नीचे उतर करके अपने घर चली जाती है। दोस्तों, फिर क्या, वो लोग नीचे उतरते हैं और जा करके ऑर्केस्ट्रा का जो प्रोग्राम था वो जनवासे में पहुंचते हैं, तो वहां पे चल रहा था। दोस्तों, जैसे ही विजय और ब्रिजेश वहां पर पहुंचते हैं तो ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक था वो अपने कार्यक्रम को रोक देता है और माइक में बोलने लगता है कि देखो, मुझे आपका कब से इंतजार था, जो दूल्हे का दोस्त है, जो अपनी फॉर्च्यूनर से आया हुआ है, थोड़ी सी दया दृष्टि अगर हम लोगों के ऊपर भी हो जाए तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि हम लोग भी पैसे के लिए ही आए हैं और पेट के लिए ही काम कर रहे हैं। दोस्तों, जो ब्रिजेश था वो हंसने लगता है और कहता है यार, तेरी तो देख हर जगह जलवा ही जलवा है और हर कोई तेरे ही इंतजार में बैठा हुआ है। दोस्तों, जो विजय था वो कहता है यार, मेरे दोस्त की शादी है, तो अगर पैसा कमाया ही हूं तो आखिर किस काम का है, जब अपने दोस्त की ही शादी में दिल खोल करके खर्च ना कर लूं। दोस्तों, वो कहता है तू बैठ, मैं अभी उन लोगों को भी खुश करके आता हूं। दोस्तों, वो तुरंत जाता है और कार्यक्रम चालू हो जाता है और ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पर लगभग 15 मिनट रहता है और 15 मिनट के भीतर ही वो 100-100 रुपए की 3 गड्डियां उन लड़कियों के ऊपर लुटा देता है। यूं कह लो 30,000 रुपए वो उन्हें दे करके आ जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो दूल्हे के पास आता है, 10-5 मिनट वो लोग बैठ करके ऑर्केस्ट्रा का एंजॉय लेते हैं। तभी जो दुल्हन की बुआ थी वो और उसका एक जो नाऊ था वो आकर के कहते हैं कि देखो, अब बारात हो चुकी है, अब आप लोग शादी के लिए आ जाइए, क्योंकि शादी की पूरी तैयारी हो गई है, अब शादी होना है। दोस्तों, फिर क्या, विजय, ब्रिजेश और उसके 2-4 दोस्त वहां पर भी पहुंच जाते हैं शादी होने के लिए। तो ब्रिजेश मंडप में बैठ जाता है और उसकी तो शादी हो रही थी, लेकिन विजय एक कुर्सी लेकर के मंडप के बगल में बैठ जाता है, जहां पे कुछ महिलाएं बैठ करके गीत वगैरह गा रही थी, तो वहीं पर वो बैठ जाता है। दोस्तों, वहीं पर बैठ जाता है तो वो देखता क्या है कि वही महिला जो स्टेज पर जाने से लोग मना कर रहे थे, वो लगातार सबकी
पूरी खबर रख रही थी। किसी को पानी चाहिए तो पानी दे रही थी, किसी को खाना चाहिए तो खाना दे रही थी। यूं कह लो पंडित जी जो कोई सामान मंगा रहे थे, अगरबत्ती, कपूर, माला, फूल, वो हर कुछ ला करके उनको तुरंत दिया करती थी और सबके इशारों पर वो नाच रही थी, मानो सबके इशारों को वो समझ रही थी और हर किसी की जिम्मेदारियां वो निभा रही थी। दोस्तों विजय देखता है तो विजय के वो आंखों में बस जाती है, मानो विजय को वो पसंद आने लगती है। दोस्तों विजय जाकर के वो जिस चार महिला बैठी हुई थी तो उसे कहने लगता है कि आप तो बड़ी ही जिम्मेदारियां निभा रही हैं और सबका बड़े ही अच्छे से ख्याल रख रही हैं। क्या आपने अभी तक खाना वगैरह खाया या फिर सारे कामों में ही व्यस्त हैं? तो दोस्तों पता चलता है कि वो बोलती हैं कि देखो मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मेरा क्या, मैं तो खा लूंगी। तो दोस्तों वो जो विजय था वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप सबका ख्याल रख रही हैं और आपने ही अभी तक खाना नहीं खाया है। तो दोस्तों वो कहने लगती है कि मेरा क्या, मैं तो खा लूंगी, आप बताओ आपने खाया कि नहीं खाया। तो विजय कहता है कि मैंने तो खाना नहीं खाया क्योंकि मैं देख रहा था कि जब मेरा दोस्त खाएगा तो मैं भी खा लूंगा और इसने भी अभी तक नहीं खाया तो मैं कहां से खा लूंगा। तो दोस्तों वो जो महिला थी, वो जो विधवा महिला थी, वो लड़की की यूं कह लो भाभी थी और लड़की के बड़े भाई की पत्नी थी। बस 1 साल पहले ही उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तब से वो जो लड़की थी, वो जो महिला थी, वो अकेले ही रह रही थी, बस इसी की शादी के इंतजार में कि जैसे ही शादी होगी मैं अपने घर चली जाऊंगी, बस शादी के इंतजार में वो यहाँ पर रुकी हुई थी। तो दोस्तों वो जो उस महिला का नाम था मंजू था, तो वो मंजू से पूछने लगता है कि आपने नहीं खाया लेकिन मुझे तो खाना है, क्या मेरे लिए आप खाना ला दोगी? तो वो कहती है कि क्यों नहीं, आपके लिए तो मैं खाना ज़रूर लाऊंगी क्योंकि आप ही तो मुझे सबसे अच्छे दिख रहे हो और आप ही की वजह से मैं जयमाल स्टेज तक भी गई थी और आप तो बाराती हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि आप सभी लोगों की मैं सेवा करूं। दोस्तों वो तुरंत जाती है और एक थाली में अच्छे से पूरा खाना लगाती है और लगा करके एक स्टूल पर रख करके दे देती है और कहती है कि आप खाना खाओ, मैं पानी लाती हूँ। दोस्तों पानी भी ला करके उनके बगल में रख देती है और खुद बगल में बैठ करके वो गीत गाने लगती है। तो दोस्तों वो जो लड़का था विजय, वो खाना तो खा रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान मंजू पर ही था क्योंकि मंजू की जो सादगी थी, मंजू का जो व्यवहार था, उसका जो संस्कार था, वो उसे पसंद आ जाता है। यूं कह लो वो उसके चाहने लगता है और उसके दिलों में उसके प्रति प्यार उमड़ने लगता है। दोस्तों वो मंजू को इशारों ही इशारों में कहता है कि देखो जब तक आप नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा, तो आप एक दो निवाला मेरे ही हाथ से खा लो, किसी को क्या फर्क पड़ेगा, कोई देख भी तो नहीं रहा है, बचे खुचे लोग जग रहे हैं और वो भी आधी नींद में हैं, तो आप खा लो। मंजू पहले तो मना करती है लेकिन जब विजय जिद करता है तो वो भी थोड़ा सा इधर उधर देखती है कि लोग देख लेंगे, इससे अच्छा है कि खा ही लेती हूँ। दोस्तों 2-4 निवाला वो भी खा लेती है और उसके बाद विजय खाने लगता है। दोस्तों इतना ही होता है कि वो जो लड़के थे, 2-3 लड़के, वो चुपके से इन दोनों की फोटो ले लेते हैं। जब विजय उस मंजू को भोजन करा रहा था, खाना खिला रहा था, उसी की फोटो वो ले करके हंगामा कर देते हैं और उसी बीच बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है उस महिला की, जो विधवा थी, लड़की की जो भाभी थी, उसकी खूब जग हंसाई होती है और सारे लोग कहते हैं कि तू यही करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। वो सीधे घर में चली जाती है और बाहर ही नहीं आती है और इधर शादी का रस्म होता है, सारे लोग जनवासे में जाते हैं। ब्रिजेश कहता है कि यार क्या कर दिया ये, शाम सुबह से लेकर के जब तक हम लोग यहाँ पर थे तब तक तेरी शान बनी थी, बस एक छोटी सी गलती हम सबको शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ी। तो वो कहता है यार इसमें गलत क्या है, मैंने उसे थोड़ा सा खाना ही तो खिलाया था और तो कुछ मैंने किया नहीं था।
इसी बात को लेकर के इतना बड़ा हंगामा भला कैसे हो सकता है। वो सबका ख्याल रख रही थी, मैंने थोड़ा सा उसका भी ख्याल रख दिया तो इसमें क्या हो गया। लेकिन लोगों को क्या, लोग तो नहीं समझेंगे, ब्रिजेश कहता है। तो फिर वो कहता है कि यार आखिर मुझे उसके बारे में बताओ, वो जो महिला है वो कैसी है और उसके बारे में मुझे जानना है। तो दोस्तों जो ब्रिजेश था उसे पूरा डिटेल से बताता है कि ये मेरी ही वाइफ की भाभी है और मेरे यूं कह लो बड़े साले का देहांत हो गया है रोड एक्सीडेंट में, तब से ये अकेली रह रही हैं, बस शादी का इंतज़ार था, अब शादी हो गई है, वो अपने घर चली जाएंगी और उनके माता पिता फिर से इनकी कहीं दूसरी जगह शादी कर देंगे। दोस्तों इतना सुनते ही विजय कहता है यार मैं ही शादी कर लूं तो कितना अच्छा होगा, मुझे तो वो पसंद भी आ गई हैं और मेरे दिलों में उनके लिए जगह भी बन गई है, यूं कह लो उनसे मुझे प्यार हो गया है। दोस्तों इतना सुनते ही जो ब्रिजेश था वो भी खुश हो जाता है और हाथों ही हाथ वो दोनों जा कर के बात करते हैं और आने वाले समय में विजय और उस ब्रिजेश की यूं कह लो जो भाभी थी, उसके पत्नी की जो भाभी थी, उन दोनों की भी शादी हो जाती है और इधर ब्रिजेश और उसकी पत्नी और उधर विजय और मंजू सब एक साथ अब जिंदगी बिता रहे हैं और अच्छे से अपनी जिंदगी में खुश भी हैं। दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक किए बगैर मत जाना। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।